नमस्कार साथियों। टेस्ट सीरीज फ्री शारीरिक शिक्षा की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सी सीरीज फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी। उन्हीं टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस आज से हम डालना शुरू कर रहे हैं। जो साथी फेसबुक से ये टेस्ट सीरीज डाउनलोड नहीं कर पाए थे, वो अभी इंस्टाग्राम चैनल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच, के ऊपर जाकर उन टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर ले। सबसे पहले आप उस टेस्ट सीरीज को स्वयं सॉल्व करने का प्रयत्न करें और उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को आप लोग देखें। मेरा ये प्रयास जो निशुल्क मैंने चला रखा है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आप लोग लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होगा कि शारीरिक शिक्षा विषय अन्य विषयों से ऊपर टॉप ट्रेंडिंग में आएगा, जिससे सर्च करने पर हमें शारीरिक शिक्षा पर बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ अलग अलग विद्वानों के मिल जाएंगे। साथ ही मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप इसे सब शेयर करके अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभान्वित हो पाएं। और शुरू करते हैं हम इस सीरीज का पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, उत्तर पर गौर करने से पहले प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। एग्जैक्टली प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। अगर आप प्रश्न की थीम समझ गए तो आपके लिए बड़ा आसान कार्य हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न क्या है। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में किस देश को और यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझिए। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा है। कब की बात कर रहा है? एंशिएंट पीरियड की, पाश्चात्य काल की, पुरातन सभ्यता की। कब? हजारों साल पहले की बातें कर रहा है। किस देश को, पर्टिकुलर एक देश के बारे में पूछ रहा है। कीवर्ड अब आ गया है यूरोपीय सभ्यता का। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का एक कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड को अगर आप पहचानना सीख गए तो आपके लिए सॉल्यूशंस करना बहुत इजी हो जाएगा। और इस प्रश्न का कीवर्ड क्या है? यूरोपीय सभ्यता का। मतलब इसने आइडेंटिफाई कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई कर दिया है? देखिए, पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से हम बात करें, 2 महाद्वीप ऐसे हैं, एक सदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका। जो कॉन्टिनेंट तो एक ही है लेकिन उसके नाम 2 हैं। तो इन दोनों महाद्वीप को भी हम लोग प्राचीन सभ्यता, या हम बात कर रहे हैं खेलों की, तो खेलों में प्राचीन ओलंपिक के हिसाब से एक ही कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं। दूसरा, एक महाद्वीप ऐसा है अंटार्कटिका, जहां पर बहुत ज़्यादा -डिग्री का टेम्परेचर है और वहां बहुत ही कम, उंगलियों पे गिनने के बराबर जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो इसको भी हम लोग खेलों के हिसाब से कॉन्टिनेंट ओलंपिक में भाग लेने वाला नहीं मानते। तो मेन चीज ये समझिएगा, आप लोग, ये कह रहा है यूरोपीय सभ्यता, मतलब इसने 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप को इंगित कर दिया है। और वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। अब जैसे वर्तमान में हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? भारत आता है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अगर आपने यहीं इसको पकड़ लिया तो आपका एक ऑप्शन यहीं पर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? कैसे? देखिए, अभी मैं इसको क्रैक कराता हूं। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो सबसे पहले अब आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को बिलोंग नहीं करता? जर्मनी करता है, रोम करता है, यूनान करता है। कौन सा कॉन्टिनेंट? मिस्र। मिस्र अफ्रीकन कंट्रीज को बिलोंग करता है, इजिप्ट भी जिसे कहा जाता है। तो यहीं पर अगर आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ा तो एक उत्तर तो देखिए आपका गलत हो गया। हमें बाकी 3 के ऊपर एक्सरसाइज करनी है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम हमारा बच गया। एक उत्तर हमारा गलत हो गया क्योंकि ये यूरोपीय सभ्यता की बात कर रहा है। वापस प्रश्न के ऊपर आइए। यूरोपीय सभ्यता के बाद इसने कहा है पालना कहा जाता है। देखिए, पालना का मतलब क्या है? पालना का मतलब यहाँ पालन पोषण से भी लगा सकते हैं, और पालने का मतलब जिस तरह से एक बच्चा हैंगिंग झूले के अंदर हम उसको झुलाते हैं। तो देखिए, दोनों का अर्थ एक ही है। पालन पोषण का मतलब भी क्या हुआ? किसी को ग्रो अप करना,
और उस पालने में बच्चे को झुलाने का मतलब भी क्या है, बच्चे को ग्रो अप करने के लिए उसकी केयर करना। तो ये प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास में किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा को, इंगित कीजिएगा शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक शिक्षा को प्रचार प्रसार, बढ़ाने, फलने फूलने या संभाल कर रखने में मदद करी। क्योंकि पालना कह रहा है, पालने का मतलब बच्चे को गोद में भी अगर हम झुलाते हैं तो वो भी उसके लिए पालना हो गया। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने इसको पालना किया। तो हमने जब इसको देखिए, उत्तर इसका बड़ा सरल है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप नेट जैसे एग्जाम में इसको क्रैक करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि प्रश्न के साथ साथ हम लोग उस प्रश्न के साथ वाइटल स्टडी भी कर लें, जो जो भी ऑप्शन आए उसको पढ़ ले, ताकि हमारा कंसेप्ट और वाइडर हो जाए। तो हमने यह देखा कि एक देश ऐसा है जो यूरोपीय सभ्यता को बिलोंग नहीं करता, और उस देश का नाम क्या है, मिस्र। तो हमको इस ऑप्शन के ऊपर चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता की बात कर रहा है। बाकी कितने ऑप्शन बचे, 3, उन 3 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो आता है, इस पहले ऑप्शन जर्मनी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अब प्रश्न को कैसे क्रैक करना है, हमें बात करनी है इतिहास की। तो हम किसी भी देश के इतिहास को उठाएंगे। जर्मन इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये एक नाजी सभ्यता के आधारित देश था। तो इसके अंदर शिक्षा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 16वीं सदी से चालू हुआ है। लेकिन वर्तमान में ये भी सत्य है कि ये भले ही 16वीं सदी से चालू हुआ है, सर्वाधिक इसने, अगर वर्तमान में लिटरेचर किसी देश ने दिया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, तो वो जर्मनी है। जर्मनी ने सबसे ज्यादा 18वीं, 17वीं, 19वीं शताब्दी के अंदर खेलों के ऊपर काम किया। तो देखिए, क्विक रेस्पॉन्स हम लोग ले लेते हैं। जर्मनी जो देश था उसका इतिहास जो है, वह इतिहास 16वीं सदी से शुरू होता है। मैं इससे पहले एक लेक्चर ले चुका हूं जिसमें आपको ये बता चुका हूं कि जर्मनी के कौन कौन से मशहूर शारीरिक शिक्षाविद हुए थे, उसके बारे में बहुत डीपली बता चुका हूं। तो देखिए, कुछ नाम हैं जो बहुत ही विशेष जर्मनी के इतिहास में माने जाते हैं। सबसे पहले इतिहास शुरू हुआ है 16वीं सदी से। 16वीं सदी में जोहान्स स्टॉर्म नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, जिम्नेजियम्स की स्थापना के लिए सबसे पहले जर्मनी में काम शुरू किया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर क्रिश्चियन गुंड्स नाम के व्यक्ति आते हैं। इनका सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने ग्रामेटिक यूनिवर्सिटी ग्रामेटिक सार्वभौमिक का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया, और इन्होंने जर्मन लिटरेचर के ऊपर काम करना शुरू किया। वास्तव में देखा जाए तो यहीं से शारीरिक शिक्षा की जर्मनी में एक तरह से पूर्ण शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद जोहान बर्नार्ड बेसरो नाम के एक व्यक्ति का नाम आता है, और जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्हें आधुनिक शारीरिक शिक्षा का विश्व में पिता कहा जाता है। इनकी एक सचित्र किताब आई थी जो विश्व की दूसरी किताब थी, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमेंट्री वर्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया था कि किस तरह से हम लोग टीचिंग मेथड्स और करिकुलम को प्लान करें। इसलिए इसको ये बताया गया था कि किस तरह से हम लोग बच्चों को सचित्र मूवमेंट्स करना सिखाएं। इनका फिलैंथ्रोपियम मूवमेंट बड़ा फेमस हुआ था। इनके जो काम थे, मैं पूरे लेक्चर में पिछले में आपको बता चुका हूं, इसलिए नटशेल में इसको मैं कंपाइल करूंगा कि आधुनिक विश्व में शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। इसके बाद 19वीं सदी आती है। 19वीं सदी के अंदर 2 व्यक्ति बहुत फेमस मिलते हैं। एक व्यक्ति फ्रेडरिक लुडविग जोन, जिस व्यक्ति को जर्मन जिम्नास्टिक आंदोलन या जर्मन जिम्नास्टिक समाज या टर्न वेरियन मूवमेंट का संस्थापक माना जाता है। इस व्यक्ति ने क्या काम किया, इन्होंने जिम्नास्टिक्स को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक आंदोलन के बतौर युवाओं के बीच में प्रचारित किया, इसलिए इन्हें जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। मैं पिछले लेक्चर में क्लियर भी करके आया हूं, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूजिंग, सेम एज इट इज। देखिए, गट्समस, जोहान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समस नाम के एक व्यक्ति हुए। इन्होंने क्या किया, लुडविग जोन की जो जिम्नास्टिक्स थी उसको कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक दी। इन्होंने सीक्वेंशियल सिस्टमेटिक मैनर ऑफ वे ऑफ एक्सरसाइजेज दुनिया को बताया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेक्स और जेंडर बेसिस एक्सरसाइजेज का बाइफर्गेशन किया, और इन्हें जिम्नास्टिक्स का पितामह कहा जाता है। क्लियर कीजिएगा इस चीज को, ये दादा है जिम्नास्टिक के और वो पिता कहलाया। तो देखिए, ये जर्मनी के बारे में हमने ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर किए। तो जर्मनी का इतिहास कब से शुरू माना जाता है, 16वीं सदी से शुरू माना जाता है।
इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट देश आता है, उस देश का नाम है यूनान। देखिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, यूनान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ था। ऑलमोस्ट आप सबको इसका उत्तर भी पता होगा इस प्रश्न का जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यूनान को क्यों इतिहास, हम प्रश्न में इतिहास की बात कर रहे हैं, तो देखिए यूनान का इतिहास कब से शुरू हुआ था। कोई कहता है 100 बीसी, कोई कहता है 200 बीसी। हमारे पास एक टेंटेटिव आंकड़ा है 187 बीसी के आसपास। तो देखिए यूनान के इतिहास के अंदर जब हम बात करते हैं तो 5 या 6, वैसे यूनान के अंदर 100 से ज़्यादा साहित्यकार, वैज्ञानिक ये लोग पैदा हुए, लेकिन हम लोग 5 या 6 विशेष लोगों की बात कर लेते हैं। अब वो 5 या 6 विशेष लोग कौन कौन थे? देखिए, एक व्यक्ति था सबसे पहले यूनान में सुकरात, जिसने शिक्षा का दर्शन सबसे पहले पहचाना और उसने पश्चिमी दर्शन शास्त्र को यूनान की शिक्षा के अंदर इन्वॉल्व किया। लेकिन सुकरात का शारीरिक शिक्षा के ऊपर कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा। लेकिन सुकरात के जो विचार थे, उसने यूनान को एकजुट होने में, यूनान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है प्लेटो। ये सुकरात के शिष्य थे। सुकरात को एक आंदोलन के अंदर मार दिया गया था, सजा दे दी गई थी। ये सुकरात के अनन्य भक्त थे, लेकिन सुकरात से बढ़कर ज्यादा चिंतक थे, बहुत अच्छी थॉट रखने वाले थे। इनका नाम पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस था। इनकी एक स्कूल थी प्लेटोनिस्ट, जिसे स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता था। केवल वहां विचार ही किए जाते थे। विचार मतलब अपनी थॉट्स को बाहर निकालिए, अंदर मत दबाइए। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, लेट देम डू, इस तरह की चीजें इनकी स्कूल के अंदर की जाती थी। ये जो प्लेटोनिस्ट स्कूल थी, इस प्लेटोनिस्ट स्कूल को उस वक्त इतिहास में संसार की पश्चिमी दुनिया का पहला उच्च एक शिक्षा अध्ययन संस्थान का दर्जा दिया गया था। इतना जबरदस्त काम था प्लेटो का। और इनकी स्कूल कौन सी थी? प्लेटोनिस्ट। इसके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो अरस्तु है। और जैसा कि अरस्तु सीधा सीधा हमारी शारीरिक शिक्षा के अंदर जुड़े हुए हैं। अरस्तु ने जीव विज्ञान और गतिकी विज्ञान, किन्सियोलॉजी की खोज अरस्तु ने करी थी। अरस्तु अपने आप में एक महान वैज्ञानिक थे और वास्तव में इन्होंने जो किन्सियोलॉजी की खोज की, उस किन्सियोलॉजी की खोज की वजह से हम लोग आज बॉडी मोमेंटम, मसल मोमेंटम, इनके ऊपर वास्तव में काम कर पा रहे हैं। नहीं तो आज हम पता ही नहीं लगा पाते कौन सी बॉडी में, कौन सी मसल बॉडी में कहां पर है। ये अरस्तु का बहुत ही एक, मैं कहूं, विशेष योगदान था। अब देखिए, इसके बाद आता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नाम का एक विशेष ये गणितज्ञ थे और गणित के अंदर एक थ्योरी आती है जिसे इन्फिनिटीज की थ्योरी कहा जाता है, जिसमें गणित में कैलकुलस और एनालिसिस दो चीजें होती है। गणित के अंदर कैलकुलस और एनालिसिस करना, ये इन्फिनिटिव्स की थ्योरी कहलाती है। इसकी खोज आर्किमिडीज ने की। अब आर्किमिडीज, आप कहेंगे कि गणित का शारीरिक शिक्षा से क्या लेना देना, तो देखिए आर्किमिडीज ने गणित के अंदर जब ये कैलकुलस किया ना, तो हम ये पता लगा पाए कि डिस्टेंस ऑफ एंगल क्या होगा, प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा, सर्कल की शेप क्या होती है, चतुर्भुज क्या होता है। तभी हम पता लगाया है कि जेवलिन नुकीला क्यों होना चाहिए, शॉर्टपुट गोला क्यों होना चाहिए। और इसके बाद जो अगला व्यक्ति आता है वो आता है पाइथागोरस। और आपने एक प्रमेय सुनी होगी, गणित की एक थ्योरम सुनी होगी जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। और इस पाइथागोरस थ्योरम का आप कहेंगे फिर गणित की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो गणित की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस ने जो प्रमेय खोजी, उस प्रमेय की वजह से हम लोग आज की डेट में जब खेल मैदानों का मापन करते हैं, रेखांकन करते हैं, तो वो जो एक फॉर्मूला आता है ना, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर दो भुजाओं का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल लें तो हमारे पास तीसरी भुजा की माप आ जाती है, जिसे डायगोनल मेथड कहा जाता है, जिससे हम लोग खेल मैदान बनाते हैं। इसलिए पाइथागोरस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अंतिम जो व्यक्ति यूनान के अंदर था, अंतिम तो नहीं लेकिन जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, हिप्पोक्रेटस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और हिप्पोक्रेटस ने क्या काम किए, देखिए हिप्पोक्रेटस ने जब मेडिसिन की खोज करी तो आज हम लोग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले ये बताया था कि किस तरह से स्विंग वाटर की थेरेपी से हम लोग चोटों का इलाज कर सकते हैं। और वास्तव में इन्होंने जो स्पोर्ट्स मेडिसिन की खोज करी, आज हम शारीरिक शिक्षा के अंदर पढ़ते हैं, बहुत डीपली की। तो ये प्राचीन यूनान से जुड़े हुए, उनके इतिहास से जुड़े हुए लोगों की हमने बात करी। ऑप्शन 3 के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रोम देश के ऊपर। तो देखिए, जब हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास की बात करते हैं तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि इतिहास में दो चीज सबसे ज्यादा पुरानी, एक तो रोम और एक ग्रीस, जिसे यूनान भी कहा जाता है।
तो अब रोम और ग्रीस की शिक्षा में क्या अंतर था? देखिए, जहां ग्रीस के अंदर मानवतावादी शिक्षण के ऊपर बल दिया जाता था, व्यक्तिवादी शिक्षण के ऊपर बल दिया जाता था, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया जाता था, सर्वांगीण विकास के ऊपर बल दिया जाता था, वहां रोम के अंदर ये थॉट्स नहीं थी। वहां पर गुलाम जीवन अपनाया जाता था, व्यक्ति के जीवन को दोयम दर्जे का माना जाता था। राजा और रंक, अमीर और गरीब की खाई रोम के अंदर हुआ करती थी। तो वहां पर क्या है कि निचले दर्जे के लोगों को शारीरिक शिक्षा की जब बात करें, जहां यूनान में सभी लोग कंबाइंड पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन रोम में निचले दर्जे के लोगों को दास समझकर और गुलाम समझकर इस काम में लिया जाता था। तो वहां अगर इतिहास की बात करते हैं तो क्विंटिलियन नाम का एक शिक्षक मिलता है। इस क्विंटिलियन को वहां रोम का सबसे बड़ा व्यवहारिक चिंतक कहा जाता है। ये वो पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये सोच रखी कि स्कूलों में व्यवहारिक चिंतन होना चाहिए और टीयर सिस्टम होना चाहिए। टीयर सिस्टम मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इतने साल का बच्चा इस क्लास में, इतने साल का बच्चा इस क्लास में। तो देखिए, अब हमारे सामने हमने चारों ऑप्शन क्लियर कर लिए। प्रश्न 1 हमने पढ़ा, प्रश्न बड़ा सरल था, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको प्रश्न को सॉल्व करने के साथ साथ शारीरिक शिक्षा के सिलेबस को भी पढ़ाते चलना। और ये प्रयास इसलिए कि नेट जैसे एग्जाम के अंदर जब आपके पास प्रश्न आए तो आप उसे क्वालिटेटिव मापन के ऊपर तोल लें और तोल कर ये पता लगा लें कि वास्तव में देखिए गलती होती है। अब यहीं पर हम लोग क्या है कि बहुत से लोग जर्मनी टिक करके आ जाते हैं, बहुत से लोग यूनान करके आ जाते हैं। हमने चारों ऑप्शन का गुणात्मक अध्ययन किया। चारों ऑप्शन का गुणात्मक अध्ययन करने के बाद हमने ये देखा कि एक देश तो ऐसा है जो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। मतलब उसने ऑप्शन क्या पूछा? ऑप्शन पूछा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो इजिप्ट जो है वो यूरोप के अंदर आता ही नहीं है, तो पहला एक ऑप्शन शुरू में ही गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन हमने पढ़े। जर्मनी, हाँ जर्मनी के अंदर खेलों पर सर्वाधिक काम हुआ है, लेकिन प्रश्न की थीम क्या है? प्रश्न की थीम है इतिहास। तो जर्मनी में तो आधुनिक समय में हुआ है, तो जर्मनी को भी हटा दो क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे इतिहास के, कौन सा? यूनान और रोम। हमने देखा कि यूनान के अंदर जहां 6 वैज्ञानिकों के 6 थॉट्स, चिंतकों के नाम हमने पढ़े, वहीं रोम के अंदर हमको मात्र एक ही व्यक्ति मिलता है, क्विंटिलियन। तो इसलिए इतिहास में 2 ऑप्शन आए, रोम और यूनान। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनान। प्रश्न संख्या 2 के ऊपर आते हैं। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर करके इसे अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर जरूर लगाना ताकि अधिकतम साथियों तक ये पहुंच पाए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है 15 से 20 मिनट के कूल डाउन से के आगे उसने डैश लगा दिया। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि से क्या होता है, डैश लगा दिया। इसको समझिएगा कि 15 से 20 मिनट के कूल डाउन से क्या होता है। 4 ऑप्शन उसने दिए। मसल सोरनेस नहीं होती, रिहैब हो जाता है, सक्रियता बनी रहती है, खिलाड़ी को नींद अच्छी आती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? प्रश्न को ही सॉल्व करना है, तभी हम लोग क्या है कि इसको इजीली एग्जाम के अंदर अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, कह रहा है 15 से 20 मिनट के कूल डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्न का कीवर्ड जो है आपको निकालना है, 15 से 20 मिनट के कूल डाउन। तो देखिए, इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है कूल डाउन। कूल डाउन का इफेक्ट बॉडी पर क्या होगा? तो सबसे पहले कूल डाउन को क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज कूल डाउन? कूल डाउन को हम लोग वार्म डाउन भी कहते हैं, लिम डाउन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम शीतलीकरण भी कहते हैं। अब क्या होता है कूल डाउन? देखिए, कूल डाउन वार्म अप का विपरीत होता है कूल डाउन। वार्म अप, वार्म का मतलब गर्म, अप का मतलब करना। देखिए, वार्म अप क्या है? वार्म अप है गरमाना। किसको गरमाना? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को गरमाना। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? आज से कुछ समय पहले तक 36.9 डिग्री सेल्सियस। वर्तमान में कितना कर रखा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये कहता है कि ह्यूमन बॉडी को गरमाना है हमें। कैसे गरमाना है? अब टेम्परेचर हम कोई आग पर बैठकर तो गरमाएंगे नहीं, चूल्हे पर बैठकर गरमाएंगे नहीं, गर्म पानी पीकर गरमाएंगे नहीं, तो कैसे गरमाएंगे? तो ये कहता है कि अगर हृदय रक्त का प्रवाह तेज कर देगा तो बॉडी गर्म होने लग जाएगी। हृदय रक्त का प्रवाह तेज कब क्या करता है? जब हमें या तो एंजाइटी हो, या फिर हमें कोई फीलिंग हो, या फिर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करें,
तो फिजिकल एक्सरसाइज को ही कहा जाता है वार्म अप। वार्म अप के अंदर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग हमारी हार्ट रेट को ऊपर लेकर जाते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर चला जाता है। वार्म डाउन इसके उल्टा है। वार्म डाउन में क्या होता है? वार्म डाउन में जिस तरह से हम लोग ग्रेजुअल जो है वार्म अप में बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर लेकर गए, 6 स्टेप वार्म अप होता है। कभी मैं आपको वार्म अप की क्लास लूंगा तो बताऊंगा। सेम ऐसे ही कूल डाउन में भी ग्रेजुअली धीरे 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 बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है। तो वार्म अप का उल्टा कूल डाउन। अब जिस तरह से वार्म अप 6 स्टेप है, तो क्या कूल डाउन के भी स्टेप्स होते हैं क्या? एग्जैक्टली कूल डाउन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 15 से 20 मिनट का कूल डाउन। जो वार्म अप भी 20 से 25 मिनट का, तो कूल डाउन 15 से 20 मिनट का क्यों आवश्यक है? देखिए, इसलिए आवश्यक है वार्म डाउन 15 से 20 मिनट का, क्योंकि हमारे वार्म अप के जो 5 स्टेप्स आते हैं, उन 5 स्टेप्स से पहले हम लोग कुछ काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं? हम लोग वार्म डाउन का पहला स्टेप करते हैं बाय मूविंग लिम्स। 5 मिनट तक, अगर आपका कोई, मान लीजिए आप 60 मिनट का हॉकी का मैच खेल कर आए, 90 मिनट का फुटबॉल मैच खेल कर आए, ठीक है, 40 मिनट का आप बास्केटबॉल मैच खेल कर आए, तो अनिवार्यतः आपको वार्म डाउन करना ही पड़ेगा, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, मूविंग लिम्स जब हम लोग बात करें 5 मिनट तक हमको लगभग स्लो जॉग करनी चाहिए। स्लो जॉग अगर आप नंगे पैर करें तो और बेस्ट है, ग्रासी ग्राउंड के ऊपर, और जल्दी आपको जो है बॉडी के टेम्परेचर को, हार्ट रेट को डाउन करने में मदद करेगा। देन हम लोगों को 5 मिनट कैलिस्थेनिक्स करनी चाहिए। कैलिस्थेनिक्स किसे कहते हैं? कैलिस्थेनिक्स कहते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज को, मुक्त हस्त व्यायाम को कैलिस्थेनिक्स कहा जाता है। फिर हम लोगों को 5 मिनट से तक इजी स्ट्रेच, ध्यान दीजिएगा, वहां वार्म अप में हम लोग हार्ड स्ट्रेच भी अलाउ करते हैं, यहां हमें इजी स्ट्रेचेस को अलाउ करना है। और 2 मिनट बाद हमको, लास्ट के 2 मिनट हमारे को लाइन डाउन कंडीशन, लाइन डाउन मतलब आप योग की भाषा में उसे कह सकते हैं शवासन की स्टेज में जाना चाहिए। तो ये तो 15 से 20 मिनट का मैंने आपको पूरा बता दिया। कभी वार्म डाउन की क्लास लूंगा, अलग से वार्म अप लूंगा, तो आपको और एनालाइज करके बताऊंगा। अब इसके बाद हम ये भी बात कर लेते हैं कि 15 से 20 मिनट का जो वार्म डाउन था, बार बार मैंने 5 स्टेप कहा, तो वो 5 स्टेप कौन से होते हैं? तो देखिए, वार्म डाउन करते वक्त हम लोगों को अनिवार्यता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैच खत्म हुआ, आपको एकदम से लाइन डाउन कंडीशन में नहीं आना, एकदम से बैठ नहीं जाना। ये आपके मसल टीयर का कारण हो सकता है। ये बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कारण हो सकता है। ये आपके जॉइंट्स के अंदर आपकी कार्टिलेज को एकदम से स्ट्रिप्ट करने का कारण हो सकता है। अगर हम लोग वार्म डाउन प्रॉपर स्टेप से करें, कभी भी हमारे को इंजरी के चांसेस, वार्म डाउन कर, देखिए वार्म डाउन क्यों अनिवार्य है? वार्म डाउन इसलिए अनिवार्य है, चांसेस ऑफ इंजरी को रिड्यूस करता है। चांसेस ऑफ इंजरी, कभी भी किसी खिलाड़ी के, एक प्रिंसिपल आता है, आप लोगों ने एक ट्रेनिंग सुनी होगी जिसे एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग कहा जाता है। मान लीजिए मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, बाइसेप्स कर्ल करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा दम लगाकर भार को उठा लेता हूँ, लेकिन छोड़ते वक्त क्या करता हूँ? झटके के साथ छोड़ देता हूँ। इसे एक्सरसाइज की डाउन फेज कहा जाता है, इसे एक्सरसाइज की लोअरिंग फेज कहा जाता है, इसे व्यायाम की लौट की अवस्था कहा जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के पर्सन्स कहते हैं, फिजियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कभी भी व्यायाम करते वक्त चोट नहीं लगती, सदैव व्यायाम की लौटती अवस्था में चोट लगती है। इसलिए वार्म डाउन बहुत अनिवार्य है। और जिस तरह से ग्रेजुअली आपने वार्म अप को बढ़ाया, सेम ऐसे ही ग्रेजुअली आपको वार्म डाउन को नीचे लाना होता है। अब उसके भी 5 स्टेप्स हैं। वो 5 स्टेप्स क्या है? आपको एकदम से नहीं बैठना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस इंटेंसिटी के ऊपर, जिस टेम्पो के ऊपर आपने अपने गेम को फिनिश किया है, उसी टेम्पो या उसी इंटेंसिटी के साथ आप हार्ड रन करेंगे। वो हार्ड रन मैंने अभी आपको टाइम बता दिया था 5 मिनट के आसपास, जिसे मूविंग लिम्स के अंदर भी कहा जा सकता है। जब आपने हार्ड रन कर दिया, तो हार्ड रन से ही आप रनिंग की फेज से किस में आएंगे? इजी जॉग में आएंगे, ब्रेक नहीं देंगे। हार्ड रन से किस फेज में आए? इजी जॉग की फेज में आए। इजी जॉग की फेज से हम लोग ब्रिस्क वॉक की फेज में आएंगे। ब्रिस्क वॉक क्या होता है? मतलब वॉकिंग फेज, लेकिन कैसी? नॉट वॉकिंग, इट्स कॉल्ड फास्ट वॉकिंग। इसे लंबे लंबे कदम वाली वॉक को कहा जाता है ब्रिस्क वॉक। और देन हमको फिर स्ट्रेचिंग करनी है, और स्ट्रेचिंग के बाद लाइन डाउन और देन रिहाइड्रेशन। तो
तो ये 5 स्टेप होता है, हार्ड रन, इजी जॉग, ब्रिस्क वॉक, स्ट्रेचिंग एंड देन रिहाइड्रेशन। इसे 5 स्टेप कूल डाउन कहा जाता है। अगर इस 5 स्टेप कूल डाउन को आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपके पास आने वाले खिलाड़ी की चांसेस ऑफ इंजरी लगभग 1% रह जाएगा। 99% आप उसको चोटों से बचा सकते हैं। बीइंग एज ए कोच, ये मेरा सजेशन है आपको, ऑलवेज आपका फोकस जब खिलाड़ी वार्म अप करे, ही शुड बी अंडर योर वॉच, वो आपकी आंखों के अंदर होना चाहिए, सेम एज इट इज। जब वो वार्म डाउन करे तो भी आपको पीठ नहीं फेरनी, वो आपकी अंडर आईज, आपकी आईज के वॉच में रहना चाहिए, तो खिलाड़ी की लाइफ बन जाएगी। देखिए, एक खिलाड़ी की लाइफ कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। कोच ही उसे तराश सकता है, कोच ही उसे बिगाड़ सकता है। इसलिए एक अच्छे कोच को अनिवार्यतः है सदैव अच्छे वार्म अप और अच्छे वार्म डाउन की जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न के ऑप्शंस की। तो देखिए, आपने प्रश्न को क्रैक कर लिया, 15 से 20 मिनट स्टेप्स क्या होते हैं, 50-20 मिनट हमने क्या किया, और कूल डाउन के स्टेप्स क्या होते हैं। अब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसने मसल सोरनेस। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि मसल सोरनेस होती क्या है, तो हमारा ऑप्शन कभी भी, प्रश्न का उत्तर कभी भी जिंदगी में सही नहीं जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली भाई मसल सोरनेस होती क्या है। तो देखिए, एक अच्छे कोच और एक अच्छे फिजिकल टीचर को विज्ञान, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इन सब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए मसल सोरनेस क्या होती है। मसल सोरनेस, अगर हम किसी व्यायाम को, किसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीटेडली करते हैं, मतलब एक ही व्यायाम को बार बार दोहराते हैं, तो एक ही हिस्से की मसल्स को बार बार काम करना पड़ता है, जिससे उस पर्टिकुलर हिस्से की मसल पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड कंजम्पशन ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो व्यायाम के दौरान ही उस जगह की मांसपेशी के ऊपर दर्द महसूस होने लगता है। अब अगर हम ये रिपीटेड मसल्स व्यायाम करते रहें तो क्या होता है कि एक स्टेज आती है जिसे DOMS कहा जाता है, डिलेड ऑपरेटेड मसल सोरनेस, सॉरी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। क्या होता है इसमें, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज में सीक्वेंस बदलते रहनी चाहिए। टॉप टू बॉटम चले तो आप एक ही जगह की एक्सरसाइज को बार बार ना करें। सर्किट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, अपर डाउन, फ्रंट बैकवर्ड, एक बार लोअर लिम, एक बार अपर लिम। तो क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग बाइसेप्स कर्ल 1000 टाइम करते हैं, तो हमारी बाइसेप्स के अंदर मसल सोरनेस आ जाएगी। बार बार करने से व्यायाम के दौरान ही बाइसेप्स जो है वो जकड़ जाएगी। अब ये केवल व्यायाम के दौरान तक ही नहीं रहेगी, 6 से 8 घंटे के बाद इसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, जिसे जकड़न कहा जाता है। ठीक है, मांसपेशियों के अंदर जकड़न आ जाना, स्टिफनेस आ जाना। अब ये जकड़न 6 से 8 घंटे के बाद क्या है, आपकी जकड़न 24 घंटे बाद चली जाएगी, लेकिन इस जकड़न की वजह से मांसपेशी की इलास्टिसिटी अगले 48 घंटे तक प्रभावित रहेगी। मतलब मांसपेशी अगले 48 घंटे तक अगर आपने उसके ऊपर हैवी लोड दे दिया तो चांसेस ऑफ इंजरीज बढ़ जाते हैं। आपने अभी आज आपने बाइसेप्स कर्ल किए 1000 और कल आप दोबारा करेंगे तो आप ये 100% मान लीजिए आपकी बाइसेप्स डैमेज होने जा रही है। तो आज अगर आपने बाइसेप्स किया है तो कल आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर लीजिए, ट्राइसेप्स को भी मत अप्लाई कीजिए, लिम्ब से ही चेंज कर दीजिए। तो बेसिकली मसल सोरनेस क्या है, मसल सोरनेस व्यायाम के दौरान अगर हम लोग एक ही एक्सरसाइज को बार बार करते हैं तो वहां मांसपेशियों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। 6 से 8 घंटे में ये दर्द जो है वो मसल स्टिफनेस में बदल जाता है। मसल स्टिफनेस तो 24 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो अगले 48 घंटे तक मांसपेशी में बना रहता है। इसे डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहा जाता है। अगर इस 48 घंटे में हम उसी मांसपेशी का व्यायाम दोबारा करते हैं तो उस मांसपेशी के इंजरी होने के चांस होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए ये भी सही हो सकता है कि अगर हमने 15 से 20 मिनट कूल डाउन किया तो पर्टिकुलर मांसपेशी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, जिससे लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा और हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं, रिहैब हो जाता है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए पेपर सेटर ने आपको वर्ड को थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि नेट जैसे एग्जाम में आपके वर्ड्स को स्क्वीज किया जा सकता है, क्योंकि आप उच्च स्तरीय एग्जाम देने जा रहे हैं। ये पूरा वर्ड है रिहैबिलिटेशन।
रिहेबिलिटेशन को कहा जाता है पुनर्वास या पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्स्थापन। देखिए, जब कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को बहुत लंबे समय तक विश्राम करना होता है। उस वक्त हमारी मूवमेंट एक्टिविटीज जो है वो सब ब्लॉक कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। तो क्या होता है कि उस दौरान हमारे शरीर की, मान लीजिए न तो हाथ काम कर पा रहे हैं, न पैर काम कर पा रहे हैं, मूवमेंट ही अलाउ नहीं है, तो मांसपेशियों के अंदर एक एट्रोफी आ जाती है। एट्रोफी की अवस्था मांसपेशी में कहा जाता है मांसपेशियों का क्षीण हो जाना। अब रिहेबिलिटेशन या पुनर्स्थापना के अंदर क्या किया जाता है, धीमी गति के व्यायाम कराए जाते हैं। सबसे पहले इसमें चिकित्सकीय व्यायाम कराए जाते हैं, चिकित्सा विधि अपनाई जाती है, जैसे मसाज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर व्यायाम चिकित्सा अपनाई जाती है, जैसे आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, और फिर उसके बाद इसके अंदर फाइनल स्टेज पे आकर हम लोग टॉप स्पीड पकड़ पाते हैं। तो देखिए, रिहेबिलिटेशन ये कह रहा है कि चोटग्रस्त मांसपेशी, पुनर्स्थापना, चोटग्रस्त मांसपेशी को चोट लगने से पहले जैसी अवस्था थी वैसी स्थिति में लाना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। तो देखिए, ये आंसर यहीं गलत हो जाता है। ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि कूल डाउन का उद्देश्य चोट लगाना है ही नहीं। रिहेबिलिटेशन का उद्देश्य क्या है, चोट लगने के बाद हमारे शरीर की पूर्व स्थापित गतियों को, जैसा चोट लगने से पहले थी, अगर 1000 डंबल कर पा रहे थे तो 1000 डंबल कर पाए, ऐसी स्थिति में लाना। अतः यह ऑप्शन पूर्णतया गलत हो जाता है, क्योंकि कूल डाउन का उद्देश्य चोट से बचाना है, जबकि रिहेबिलिटेशन का उद्देश्य चोट लगने के बाद पूर्व की स्थिति में मांसपेशी को लाना है। प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन 3 के ऊपर आइए, और ये कह रहा है सक्रियता बनी रहती है। अब देखिए, सक्रियता बनी रहती है, इसको आप समझिए, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर भी सही हो सकता है। अभी तक हमने प्रश्न का ऑप्शन ए भी सही माना है और बे को हमने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि बे जो है वो रिहेबिलिटेशन कह रहा है, पुनर्स्थापना कह रहा है, उद्देश्य विहीन कार्य है। तो ये कह रहा है सक्रियता बनी रहती है किसकी, तो देखिए स्पष्ट कीजिएगा इस चीज को। एक ग्रेट पर्सनैलिटी, या मैं कहूं मनुष्य का सर्वांगीण विकास, या कंप्लीट पर्सनैलिटी, या टोटल पर्सनैलिटी होने के लिए आवश्यक है कि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सबसे बेस्ट हो। पागल व्यक्ति के अंदर क्या होता है, पागल व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं सड़क पे पड़ा हुआ हूं, मुझे लोग देख रहे हैं, उसे परवाह ही नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसको सोशलिटी की, उसको अपनी, उसको टोटलिटी की, इन सब चीजों के बारे में फिक्र रहती है। एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर, खिलाड़ी क्या काम करता है, क्रिकेट की बॉल हवा में आ रही है, कैच पकड़नी है, ऊपर देख रहा है, ठीक है, ऊपर देख रहा है तो उसके सेंसेस काम कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाथ लगातार बॉल की दिशा में जा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन मांसपेशियां हाथों को आगे बढ़ने के लिए बल भी तो प्रदान कर रही है। तो इसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां, शरीर की सभी तंत्रिकाएं और समस्त मांसपेशियां एक दूसरे से इस तरह से बंधी होती हैं। ये तंत्रिका, ये मांसपेशी दोनों बंधी। तंत्रिका कोई भी काम करने के लिए मस्तिष्क से आदेश प्राप्त करके मांसपेशी को आदेश देती है, मांसपेशी तंत्रिका से आदेश प्राप्त करके और फिर काम करती है। अगर तंत्रिकाएं शिथिल हो जाती है तो मनुष्य का जीवन जो है वो बेकार हो जाता है। आप लोगों ने देखी होगी बहुत सी बीमारियों के अंदर लोग चेयर के ऊपर ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन तंत्रिकाओं में पावर है, लेकिन मांसपेशियां शिथिल है तो भी जीवन बेकार है, क्योंकि आपका शरीर छीन है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं फटीग की, फटीग किसे कहा जाता है, फटीग थकान को कहा जाता है। थकान किस वजह से आती है, शारीरिक थकान से पहले मानसिक थकान आती है। अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहते हैं तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं शिथिल पड़ने लग जाती हैं। और जो मैंने भी आपको बताया, न्यूरॉन्स के द्वारा आदेश, देखिए 2 तरह की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी तंत्रिकाएं वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं उस संदेश जो ग्रहण करेंगे संवेदनाएं हैं उसके अनुपालना में मांसपेशियों को कार्य करने के लिए आदेश देती है। मान लीजिए ठंड लग रही है तो मेरी बॉडी ने फील किया कि ठंड है, तो फटाक से ठंड फील लग रही है, ये सेंसेस ने, ऑर्गन्स ने संदेश किसको दिया, सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन को। ब्रेन ने तुरंत प्रभाव से मोटर नर्व से कहा, प्रेरक तंत्रिकाओं से कहा कि आप शरीर को सिकोड़ लो जिससे ठंड लगना कम हो जाए। अब अगर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दें तो मानसिक थकान पहले आ जाती है।
अब अगर हम लोग बढ़िया कूल डाउन करें तो लैक्टिक एसिड रिमूव होता है, प्लस तंत्रिकाओं के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी थकान हट जाती है, तो सक्रियता बनी रहती है आफ्टर द मैच, आफ्टर द एक्सरसाइज। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। अंतिम ऑप्शन के ऊपर हम लोग आते हैं, और अंतिम ऑप्शन ये कह रहा है खिलाड़ी को नींद अच्छी आती है। देखिए कितना साधारण सा ऑप्शन है कि खिलाड़ी को नींद अच्छी आती है। जब भी नेट जैसे स्तर के एग्जाम को हम लोग क्रैक करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार मसल सोरनेस, हम लोग सोचते हैं एक्टिवनेस, जिसे हमने सक्रियता भी कहा है, ये बन जाती है। कोई भी इस ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं करता, इसको जो है सबसे पहले वो अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देता है। तो देखिए कह रहा है खिलाड़ी को नींद अच्छी आती है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है, लेकिन सर्वाधिक सटीक ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4। मैं क्लियर कराता हूं ऑप्शन 4 कैसे सर्वाधिक सटीक है। देखिए एक अच्छे कूल डाउन का उद्देश्य क्या है? एक अच्छे कूल डाउन का उद्देश्य यह है कि खिलाड़ी अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए पुनः तैयार हो जाए, ये उद्देश्य है। अब खिलाड़ी ने अगर अच्छा कूल डाउन किया तो उसकी मसल सोरनेस नहीं आएगी, तो क्या होगी? उससे थकान नहीं होगी, तो क्या होगा? उसको अच्छी नींद आएगी। इसका मतलब मसल सोरनेस किसके अंदर समाहित हो गया? ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन ड के अंदर। ऑप्शन बी को हम पहले ही नकार चुके हैं। ऑप्शन 3 के ऊपर आइए, सक्रियता बनी रहती है। हमने बात की थी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरॉन्स से थकान हटाना जरूरी होती है। अगर न्यूरॉन्स से थकान नहीं हटी तो हमारे ऊपर प्रेशर, या मैं कहूँ स्ट्रेस मेंटेन रहता है, जिससे नींद नहीं आने की समस्या पैदा हो जाती है। हमारे को अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। उस अनिद्रा की बीमारी को हटाने के लिए हमको अच्छा कूल डाउन करना होता है, जिससे एक्टिवनेस बनी रहे। तो एक्टिवनेस बनी रहने का उद्देश्य क्या है? नींद अच्छी आना, जिससे खिलाड़ी अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ए से दोनों सही थे, लेकिन दोनों ऑप्शन किस में समाहित हो गए? ऑप्शन द में। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन द। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को शेयर करें। प्रश्न संख्या 3, गोला फेंक का उद्देश्य क्या है? गति, बल के साथ गति, दूरी, ऊंचाई। तो देखिए हमको ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल है, दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल है क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत जटिल हैं। तो फिर से पढ़िए, गोला फेंक का उद्देश्य क्या है? गति, बल के साथ गति, दूरी, ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग प्रश्न के ऊपर ही बात कर लेते हैं, प्रश्न की सार्थकता कहां तक है। तो देखिए सबसे पहली बात, प्रश्न को अगर समझ गए तो उत्तर यही सॉल्व है। गोला फेंक मतलब शॉटपुट का उद्देश्य क्या है? तो बताइए शॉटपुट का उद्देश्य क्या होता है? शॉटपुट का उद्देश्य जो व्यक्ति विजेता होगा मापन में, उसकी दूरी सर्वाधिक होनी चाहिए। मतलब जिसकी दूरी सर्वाधिक मापन गई है, जो सबसे ज्यादा दूर फेंकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसने फाउल भी नहीं किया, तो वह व्यक्ति विजेता माना जाएगा। तो ये प्रश्न क्रैक हो गया है यहीं पर। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर शायद आपको मिल भी गया, फिर भी चलिए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन गति। तो देखिए जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस का अर्थ आपको आना चाहिए, और अगर चारों ऑप्शन का अर्थ आपको आ रहा है, इसका मतलब आप यूजीसी नेट जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी यही है कि वो विद्यार्थी, उसको चारों ऑप्शन जो है वो बहुत इजीली आते हैं। अगर आपको चारों ऑप्शन आते हैं तो आपको 3 गलत ऑप्शन भी पता होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये कह रहा है गति। गति की परिभाषा क्या है? समय के सापेक्ष दूरी, समय के सापेक्ष दूरी, सापेक्षवाद का सिद्धांत, रिलेटिविटी की थ्योरी आ गई है, रिलेटिविटी की थ्योरी, रिलेशन लगाया है, समय के सापेक्ष दूरी। यूसेन बोल्ट पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 9.59, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दूसरी बार उसने 9.58। समझ में आई आपको बात? समय के सापेक्ष दूरी, दूरी तो वही थी यूसेन बोल्ट की, कितनी? 100 मीटर।
लेकिन उस 100 मीटर को एक बार उसने क्रैक किया 9.59 में, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरी बार उसी 100 मीटर को उसने कितने में क्लियर किया? 9.58 में, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो समय के सापेक्ष दूरी, दूरी फिक्स है लेकिन समय से उसका रिलेशन है। अगर समय कम होता जाएगा हमारी गति बढ़ती जाएगी। तो शॉर्टपुट के अंदर तो कहीं भी समय और दूरी की बात आ ही नहीं रही है। हाँ, दूरी की बात तो आ रही है लेकिन समय की बात नहीं आ रही है कि समय आप जितना कम करेंगे शॉर्टपुट उतना दूर जाएगा। तो ये ऑप्शन तो इसका उत्तर नहीं है। ऑप्शन 2 के ऊपर आइए। ये कह रहा है बल के साथ गति। सॉल्व कीजिए इसे, ये लाइन कहां आती है? तो ये प्रश्न जो है किन्सियोलॉजी बेस्ड है, किन्सियोलॉजी के ऊपर फोकस कीजिए। कहां बल के साथ गति आती है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, क्योंकि बल के साथ गति आई है ना, बल के साथ गति आई है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो उस नियम को भी हमें याद करना जरूरी है। न्यूटन क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी वस्तु में लगाए गए बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे संवेग कहा जाता है, एक्सेलरेशन। किसी भी वस्तु में लगाए गए बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, जो लगाए गए बल के समानुपाती। जितना बल लगाएंगे उतना दूर जाएगा, और वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर 8 केजी का शॉर्टपुट है तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, 4 केजी का शॉर्टपुट है तो मुझे कम बल लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ प्रश्न? कि न्यूटन क्या कहता है? किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जो लगाए गए बल के समानुपाती और वजन के, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना बल लगाएंगे बॉल या शॉट दूर जाएगा। लेकिन अगर 8 केजी का बल है और उतना ही बल मैं 4 केजी पे लगाऊं तो 8 केजी वाला तो जितना दूर जा रहा है 4 केजी का उससे ज्यादा दूर जाएगा शॉर्टपुट। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सटीकता रखता है। लेकिन फिर इस चीज को आप क्लियर कीजिए कि बल के साथ गति, गति में किसको दे रहा हूं? शॉर्टपुट को दे रहा हूं। तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही हो सकता है। ऑप्शन 3 और 4 को हमने एक साथ कंपाइल कर दिया क्योंकि यहीं हम इस प्रश्न को क्रैक कर देंगे। पहले 2 ऑप्शन आपने पढ़े गति, पहला ऑप्शन गति, गति समय के सापेक्ष दूरी, शॉर्टपुट से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा बल के साथ गति, न्यूटन का दूसरा नियम, थोड़ा बहुत रिलेशन है, रिलेटिविटी आ रही है, थोड़ी बहुत रिलेटिविटी की थ्योरी आ रही है। तीसरे ऑप्शन के ऊपर आइए, कह रहा है दूरी, और चौथा ऑप्शन ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले चौथे ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऊंचाई। तो देखिए चौथे ऑप्शन के अंदर ऊंचाई, किन्सियोलॉजी के अंदर ये जो शब्द आता है, मैकेनिक्स के अंदर ये जो शब्द आता है, बायोमैकेनिक्स में इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब थ्रो करना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग? जितनी ज्यादा अगर वस्तु को ऊंचाई देते हैं अब उतनी ही दूर वो जाता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये कहा गया है द बेस्ट एंगल टू थ्रो ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सबसे ज्यादा दूरी तय करानी है तो आपको उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा, तो वो आपकी हवा में ज्यादा देर वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल रहती है। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हवा में ज्यादा देर तक सफर तय करती है, जितना ऊपर जाती है उतना ही दूर नीचे आती है। लेकिन ये उसके बारे में ना कहकर ऑप्शन क्या कह रहा है? ऊंचाई। ऊंचाई तो 90 डिग्री भी हो सकती है, तो अगर मैं शॉर्टपुट को 90 डिग्री पर फेंकूंगा तो वो वापस मेरे सर के ऊपर ही आकर गिर जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और ऑप्शन 3 पर आइए। अभी हमने ऑप्शन दे में किसकी बात करी? दूरी की, कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट सर्वाधिक दूरी तय करती है। न्यूटन के दूसरे नियम या ऑप्शन बे में हमने क्या बात करी? किसी भी वस्तु में लगाए गए बल के कारण उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो गति में परिवर्तन होता है जो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर हमें किसी चीज को दूर तक धक्का देना है, ज्यादा दूरी तय करानी है, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन बे का भी मूल उद्देश्य क्या है? ज्यादा दूरी तय करानी। ऑप्शन बे का भी मूल उद्देश्य क्या है?
45 डिग्री के एंगल पर फेंकी हुई वस्तु ज्यादा दूरी तय करती है। इसका मतलब इस प्रश्न का मूल उत्तर क्या है, गोला फेंक का उद्देश्य क्या है, दूरी तय कराना, क्योंकि अल्टीमेटली जो ज्यादा दूर फेंकेगा उसे विजेता का दर्जा दिया जाएगा। अब वो चाहे बल लगाए, चाहे उसके साथ गति लगाए और चाहे ऊंचाई दे, लेकिन जिसने ज्यादा दूर फेंक दिया वो विजेता माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स दूरी। प्रश्न संख्या 4 सुमेलित करो। देखिए, ऐसे प्रश्न दिखने में तो एक प्रश्न है, लेकिन ये टोटल संख्या में कितने प्रश्न है, 4। ये सबसे जटिलतम प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन इससे सरलतम भी माना जाता है। अगर इसमें आपने कोई भी 2 ऑप्शन सही पकड़ लिए तो आपके प्रश्न के सही होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। अब कैसे हम पकड़ें? देखिए, मैं कहता हूं कि किसी भी प्रश्न का कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आप पकड़ लो। जैसे ही आपने उस कीवर्ड को पकड़ा, कीवर्ड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे इसमें जो शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ को आप समझ लीजिए। अगर आप शब्दों के अर्थ को समझ गए तो देखिए, सुमेलित करो में जो ABCD हैं, जिनको 1 2 3 4 से मिलाना है, वो उसी प्रश्न की व्याख्या है, उसी का अर्थ है। इसलिए हमें प्रश्न के शब्द का अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसा सबसे पहले हम इन प्रश्नों के अर्थ को निकालते हैं। ये कह रहा है संवेग। संवेग क्या है? तो देखिए, संवेग की परिभाषा क्या है? संवेग एक मानसिक आंदोलन की अवस्था है। समझ में आया आपके? संवेग एक मानसिक आंदोलन की अवस्था है। पहले इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये क्लियर कर गए तो आप उसको मैच कर देंगे। नंबर 2, ये कह रहा है परम अहम। ये इदम और ईगो की थ्योरी आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी के अंदर। वहां सुपर ईगो, परम अहम एक आती है चीज, जिसे आप लोग एक आत्म संभिमान, ये जिसे मैं कह सकता हूं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को एक्सप्लेन करना, एस्टेब्लिश करना समाज के अंदर, उससे भी जोड़ सकता है। परम अहम वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को समाज से ऊपर, मतलब एक दायरे से ऊपर मानता है और अपने व्यक्तित्व को सर्वांगी विकसित मानता है। उसे घमंड नहीं कहा जा सकता, उसे उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या उसकी सेल्फ एस्टीम कहा जा सकता है। दुश्चिंता, दुश्चिंता को एंजाइटी कहा जाता है। ये डर लगने से पहले की अवस्था है, वह अवस्था जिसके अंदर हम लोगों को डर की फीलिंग आती है, उसे एंजाइटी या दुश्चिंता कहा जाता है। और चौथा आता है द्वंद्व। द्वंद्व देखिए, द्वंद्व एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, एक का दूसरे से द्वंद्व करना, एक का दूसरे से संघर्ष करना, इसे द्वंद्व कहा जाता है। अब अगर आपके ये चारों समझ में आ गए तो आप इजीली इनको मिला सकते हैं। संवेग एक मानसिक आंदोलन की अवस्था, तो मानसिक आंदोलन की अवस्था अगर होगी तो मानसिक आंदोलन में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ घुटन, छटपटाहट या कोई फीलिंग होगी जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर ये चीज बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो बाहर कौन सी चीज निकलती है? रोना, गुस्सा, ये क्या होती है? क्रोध करना, ये सब संवेदनाएं हैं। तो संवेग का मतलब किससे मिला? प्रचंड संवेदना। परम अहम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेना, अपने आप को पहचान लेना, सेल्फ एस्टीम, आत्म स्वाभिमान, अपने को आत्म स्थापन कर लेना, किसी से कॉम्पीट ना करना। तो ये सब कब होता है? जब व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को पहचान जाता है। अंदर की आवाज को पहचानने का मतलब अंतरात्मा। तो परम अहम किससे मिला? परम अहम मिला अंतरात्मा से। अब आता है दुश्चिंता। तो देखिए, दुश्चिंता जैसा मैंने आपको बताया, प्री स्टेज ऑफ फियर, डर लगने से पहले की अवस्था इसे कहा जाता है, जिसे एंजाइटी कहते हैं। होठों पे बार बार जी फेरना, हाथ पैर कांपना। तो देखिए, यहाँ इसका मतलब अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, लिंग स्पर्धा और विकासीय संकट। तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहले नीचे वाले पे आ जाइए, द्वंद्व। द्वंद्व मैंने जैसा बताया, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर एक दूसरे से लड़ना, अपने अस्तित्व को बचाना। तो डार्विन की थ्योरी क्या कहलाती थी? संघर्ष में उत्तरदायित्व का नियम, उत्तरजीविता का नियम। जो सरवाइव करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसकी पीढ़ी रह जाएगी, नहीं तो दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। सांप के पैर किस लिए खत्म हुए? उसने काम लेना छोड़ दिया।
ठीक है, ये विकासीय संकट कहलाता है। जो द्वंद्व में हार जाएगा, फूड चेन होती है, छोटे को बड़ा खा जाता है तो कमजोर को ताकतवर खा जाता है। अगर आप द्वंद्व करोगे तो बच पाओगे, अदरवाइज आपकी जाति खत्म हो जाएगी, विकास खत्म हो जाएगा। तो द्वंद्व का उत्तर क्या हुआ? विकासीय संकट। तो दुश्चिंता, जहां आपके लिए थोड़ा सा टफ लग रहा था, जब आपने 3 ऑप्शन बनाए तो अपने आप दुश्चिंता किससे मिल गया? लिंग स्पर्धा से। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हुआ? द। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हुआ। इस तरह से आप लोग क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 इस टेस्ट सीरीज की भाग 1 का। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र होना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र होना चाहिए। खेल शिक्षा, कौशल शिक्षा, गतिशीलता शिक्षा या बौद्ध शिक्षा। देखिए ऑप्शन क्लियर हो गए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये मनोविज्ञान बेस्ड क्वेश्चन है। मनोविज्ञान बेस्ड के साथ साथ ये हमारे विद्यालय शिक्षण का एम पूछ रहा है, प्लस इसी के साथ साथ इसने चाइल्ड को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। इसे थोड़ा सा प्रश्न को हम लोग क्रैक कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हम इसके टुकड़े करते हैं। इसके 2 टुकड़े होंगे, 2 नहीं इसके 3 टुकड़े होंगे। ये कह रहा है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा ये एक मुख्य टुकड़ा हो गया, मुख्य टुकड़ा का मुख्य केंद्र दूसरा टुकड़ा हो गया, मतलब फोकस। अब मेन चीज इसके अंदर निकल कर रही है फोकसिंग। फोकस कहां होना चाहिए? फोकस किसका? फोकस ये कह रहा है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा का, लेकिन इसने यहां पर विद्यालय शिक्षा को किससे जोड़ दिया है? प्रारंभिक मतलब शुरुआती शिक्षा से, ना कि माध्यमिक शिक्षा से। तो अब हमें ये मालूम करना है कि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि हमको विद्यालय शिक्षण की बात करनी है, जहां पर औपचारिक रूप से बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है। और कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि अभी जब हम ऑप्शंस को क्रैक करेंगे तो यहाँ ये प्रारंभिक शब्द आपके सबसे ज्यादा काम आएगा। तो विद्यालय शिक्षा में कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा को ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा शुरुआत करना कहा जाता है। मतलब यहाँ से आप टीचिंग स्किल्स बच्चे को मतलब शिक्षण देना शुरू कर देते हैं। लिखाना, पढ़ाना, बोलना, संवाद करना, ये सारी चीजें उसको औपचारिक रूप से आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका फोकस किस पर होना चाहिए? अगर आप इस चीज को समझ गए, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा मतलब हमको क्या करना है, का फोकस क्या होना चाहिए, तो आप 1 मिनट में इसको क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग नीचे अभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा जैसा मैं समझ रहा हूं। पहला ऑप्शन है खेल शिक्षा। देखिए खेल शिक्षा, यहीं पर आप समझ लीजिए ये ऑप्शन गलत कैसे सिद्ध हो जाएगा। खेल कभी शिक्षा नहीं होती। अगर आप लोगों ने मनोरंजन वाली यूनिट पढ़ी है तो वहां आपने खेल की परिभाषा पढ़ी है। तो खेल की परिभाषा क्या है? खेल की परिभाषा ये है, खेल खेल है, मतलब खेल निरुद्देश्य कार्य है। खेल का कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। खेल तो अपने आप में मनोरंजनात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य केवल, उद्देश्य तो होता ही नहीं है, मतलब मनोरंजन करना है। चाहे वो ताश खेल के करो, चाहे रस्सी कूद के करो, चाहे गाने सुनकर करो, चाहे आप एक दूसरे से संवाद करके करो। तो आपने जॉन डीवी की एक थ्योरी सुनी होगी। जॉन डीवी की थ्योरी क्या कहती है? खेल ही जीवन है बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चा कौन? 2 साल 3 साल का बच्चा। लर्निंग वो नहीं करता, वो तो हर एक्टिविटी के अंदर खेलता रहता है। तो खेल वास्तव में क्या औपचारिक शिक्षा है? नहीं। हमने इसमें क्या पढ़ा? प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा। क्या प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा के अंदर सभी समय खेला ही जाता है क्या? नहीं। जॉन डीवी के अनुसार बच्चे के लिए खेल ही जीवन है। लेकिन क्या विद्यालय शिक्षक के अनुसार सभी कालांशों में बच्चे को खेलना अनिवार्य है? नहीं। उसके लिए एक खेल का कालांश है जिसके अंदर वो एंजॉयमेंट करे और बाकी कालांश में अपने सभी विषयों का अध्ययन करे। तो इसकी मूल जो थीम है, आप यहीं से इसको पकड़ लेंगे कि खेल निरुद्देश्य कार्य है, खेल शिक्षा नहीं हो सकती, खेल मनोरंजन हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कौशल शिक्षा। तो कौशल शिक्षा, ये उत्तर सही हो सकता है। कौशल शिक्षा, शिक्षा के अंदर कौशल एक तरीका आता है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करें? देखिए 3 चीजें आती है जब आप लोगों ने पढ़ी हो। हम लोग जब कभी स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो 3 चीज आती हैं, टेक्निक,
स्किल और लर्निंग, टेक्निक, स्किल और लर्निंग। लर्निंग की हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं दो चीजों की, टेक्निक और स्किल। तो देखिए, चलो लर्निंग की भी बात कर लेते हैं। लर्निंग का मतलब सीखना, जिसकी 3 स्टेज आती है, स्टेबलाइजेशन, एक्विजिशन, स्टेबलाइजेशन और ऑटोमाइजेशन। अब जब आदमी की ये तीनों स्टेज आती हैं, तो इन तीनों स्टेज के अंदर आदमी जब ऑटोमाइजेशन की स्टेज पे पहुंच जाता है, खिलाड़ी जब ऑटोमाइजेशन की स्टेज पर पहुंच जाता है, तो वो अपनी टेक्निक्स को गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। टेक्निक क्या है? टेक्निक द बेसिक डिमांड ऑफ ए गेम, किसी भी खेल की मूलभूत मांग। जैसे हॉकी में ड्रिबल करना, उसकी एक टेक्निक है। फुटबॉल में बॉल लेकर चलना, ड्रिबलिंग, ये एक टेक्निक है। बास्केटबॉल में शूट करना, शूटिंग, ये उसकी टेक्निक है। प्रत्येक खेल की एक मूलभूत मांग होती है, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, उन्हें उस खेल की टेक्निक कहा जाता है। स्किल द फाइन वे ऑफ टेक्निक, तकनीक को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना स्किल है। मैराडोना, फुटबॉल का खिलाड़ी, उसकी ड्रिबलिंग के बारे में ये कहा जाता था कि संसार में उस जैसा ड्रिबलर नहीं है। तो ड्रिबलिंग तो क्या हो गई? एक टेक्निक हो गई, लेकिन मैराडोना के लिए वो एक स्किल हो गई। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी की ड्रिबलिंग, लोगों के लिए हॉकी में वो ड्रिबलिंग थी एक टेक्निक, लेकिन उनके लिए वो एक स्किल थी, कला थी। तो क्या ये चीजें, क्या बच्चा प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा में स्किल सीख जाता है? नहीं। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा में तो बच्चा टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है, और टेक्निक्स भी अडॉप्ट नहीं करता, वो तो लर्निंग की फेज के अंदर होता है, सीखने की फेज में होता है। इसलिए वो कहाँ टेक्निक और कहाँ कौशल, स्किल तक पहुंच पाएगा। इसलिए इसका ये उत्तर भी नहीं होगा। गतिशीलता शिक्षा, तीसरा ऑप्शन आप देखिए, गतिशीलता शिक्षा। गतिशीलता का मतलब क्या है? इसे कहते हैं मूवमेंट बेस्ड एजुकेशन। मूवमेंट बेस्ड एजुकेशन, गतिशीलता शिक्षा। अब देखिए, पहला ऑप्शन था खेल शिक्षा, हमने उसको नकार दिया। दूसरा ऑप्शन था, अभी हमने पढ़ा कौशल शिक्षा, वो भी नहीं था। अब गतिशीलता शिक्षा क्या है? देखिए, गतिशीलता शिक्षा को आप समझिए, वो खेल क्या था जो ऑप्शन ए में था? वो खेल था बच्चे का खेल, या मैं कहूं अगर नौजवान भी उसको खेलते हैं, निरुद्देश्य कार्य, ताश खेलना, कुछ और करना, वो कोई शिक्षा थोड़ी थी, वो तो मनोरंजन था। गतिशीलता शिक्षा, इसे हमारे भारत नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक सभी विद्यालयों में अपनाया जाता है। इसे किंडरगार्टन पद्धति भी कहा जाता है, इसे प्लेवे मेथड भी कहा जाता है, खेल खेल में शिक्षा भी कहा जाता है। आज देखा आपने कि पहली, दूसरी या नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, इनके अंदर क्या होता है? बच्चों को टॉयज को दिया जाता है, टॉयज को देकर वो एक्टिविटी करते हैं। बच्चे की थीम होती है, वो किसी भी टॉय को तोड़कर, मोड़कर, जोड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। बच्चे को किसी भी किंडरगार्टन स्कूल में चले जाओ, किसी भी प्ले ग्रुप में चले जाओ, किसी भी जूनियर केजी स्कूल के अंदर चले जाओ, वहां प्लेवे मेथड मिलेगा। प्लेवे मेथड खेल नहीं है, खेल के द्वारा शिक्षा। अब खेल के द्वारा शिक्षा वो क्या कर रहा है? कोई टॉय अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, या वो मैजिक स्टिक्स को लेकर कुछ बिल्डिंग्स बना रहा है, या बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बिल्डिंग्स बना रहा है। तो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, फिर आइए प्रश्न के ऊपर, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा, बच्चे की प्रारंभिक विद्यालय यही तो होता है, पहली, दूसरी, तीसरी या उससे नीचे, वहां उसको यही तो सिखाया जाता है कि आप डायनेमिक क्रिया करो। डायनेमिक क्रिया क्या करो? डायनेमिक क्रिया के अंदर आप किसी भी चीज के साथ एक्टिवनेस इन्वॉल्व करो, जिसके अंदर आपको मूवमेंट करना है। या ध्यान दीजिए, उसको क्या कराया जाता है? नींबू चम्मच रेस कराई जाती है, सर पे कुछ रखकर दौड़ाया जाता है, उसको डायनेमिक एक्टिविटीज कराई जाती है जिसमें वो मूवमेंट करता रहे। अल्टीमेट एम क्या है? न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। अगर बच्चे का न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया तो अपने आप ही उसकी स्किल, अपने आप ही उसकी और चीजें भी डेवलप हो जाएगी। अंतिम ऑप्शन के ऊपर आइए, बोध शिक्षा। तो देखिए, इससे जस्ट पहले जो हमने ऑप्शन पढ़ा उसे पढ़ा गतिशीलता शिक्षा। तो देखिए, गतिशीलता शिक्षा क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे को बोध हो जाए, उसे ज्ञान हो जाए कि अगर मैं फुटबॉल में किक मारूंगा तो मारना आसान, लेकिन बास्केटबॉल में मारूंगा तो मारना टफ। अगर मैं टॉय को तोड़ूंगा तो बनाना मुश्किल, और बने हुए को देखना आसान। तो गतिशीलता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बौद्ध शिक्षा। तो अब प्रश्न की मुख्य थीम के ऊपर आइए कि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्रण क्या होना चाहिए। दो ऑप्शन हमको सही मिले, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 गतिशीलता शिक्षा, ऑप्शन 4 बौद्ध शिक्षा। लेकिन मुख्य केंद्रण
हम बच्चे को बौद्ध शिक्षा मतलब उसको अवेयरनेस, उसको जागरूक करना चाह रहे हैं, उसके सेंसेस को, उसके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन फोकस किसके ऊपर किया हमने? डायनेमिक एक्टिविटीज के ऊपर, गतिशील शिक्षा के ऊपर, जिससे उसको बोध हो जाए। तो इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हो सकते थे, 3 और 4, लेकिन तीसरे उत्तर में कौन सा उत्तर समाहित हो गया? चौथा, क्योंकि गतिशीलता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बोध शिक्षा। तो मुख्य केंद्र हमको किसके ऊपर करना है? बोध के ऊपर नहीं, गतिशीलता के ऊपर, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी। गतिशीलता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बौद्ध शिक्षा। तो लक्ष्य क्या है? बोध कराना, लेकिन उद्देश्य क्या है? फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा गतिशीलता शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 7।